नमस्कार दोस्तों, आपके सामने ज्योतिषीय विषय के इस विचार को मैं रखना चाहता हूँ। समझने की कोशिश कीजिए कि यह विचार हमारे शास्त्रों में पहले से ही रखा चुका है और इसे समझने के लिए आपको किसी बड़े ज्योतिष की ज़रूरत नहीं। यदि आप ज्योतिष है तो बड़ा ही अच्छी बात है। समझना क्या है? हमें केवल यही समझना है कि हमारा जन्म किस तरह से हुआ और हमारे इस जन्म पर किस ग्रह का अधिकार है। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो आपको आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की चाल, ग्रहों का बल और ग्रह आपको आगे चलकर क्या देने वाले हैं, इसका आपको ज्ञान हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं ग्रहों की यात्रा पर हमारे शरीर के द्वारा। सबसे पहले तो हम उस अवस्था से बात करेंगे जहाँ पर विवाह का आरंभ होता है। वैसे तो हिंदू धर्मशास्त्र के अंदर 16 संस्कार बताए गए हैं, परंतु यहाँ पर मैं केवल विवाह के द्वारा आरंभ करना चाहता हूँ। जैसे कि हर विवाह के अंदर स्त्री और पुरुष की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं किसी पुरुष की या स्त्री की विवाह के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको सभी को यह जानने में कोई रस न होगा। हमें केवल यही देखना है कि स्त्री और पुरुष इस विवाह के द्वारा क्या साध्य करते हैं। हमारे कुंडली में हमें यही देखना है कि विवाह के अंदर किन ग्रहों का सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे स्त्री का आकर्षण पुरुष से और पुरुष का आकर्षण स्त्री से होता है और उसी के आधार पर हमें विवाह एक समाज रचना में मुख्य भूमिका होती है। वह किसी भी जाति, धर्म, पंथ का हो सकता है। विवाह के लिए सबसे पहले हमें शुभ ग्रहों की आवश्यकता होती है जो हमारे कुंडलियों में इंगित करते हैं। जैसे गुरु, शुक्र, बुध, इनकी आवश्यकता है। वैसे ही हमें राहु और केतु की भी आवश्यकता होगी। जब भी मंगल कार्य होता है तो मंगल कार्य के लिए गुरु बल देखा जाता है। वैसे ही हमें चंद्र का भी बल देखा जाता है, परंतु यहाँ विशेषकर गुरु से संबंधित हम कह रहे हैं। जैसे गुरु यदि बलवान होता है कुंडली में और महादशा में, और उसी वक्त हमारे कुंडली के अंदर शुक्र भी बलवान होता है, तो विवाह का योग तो बनता है। परंतु विवाह के बाद क्या? हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर विवाह का मतलब केवल विवाह न होकर संतान उत्पत्ति करना, यह मुख्य उद्देश्य बताया गया है। यह भी बताया गया है कि यदि पुत्र संतान की प्राप्ति होती है तो पिता को मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यह विचार कैसे आ रहा है। देखिए, हमारे ग्रहों के अंदर गुरु मांगल्य का कारक है तो शुक्र आकर्षण का कारक है। बुध मंगल कार्य को जोड़ने का काम करता है। वैसे ही केतु यह पुत्र का भी कारक है और मोक्ष का भी कारक है। वह धार्मिकता भी कारक है और ध्वजा का भी कारक है। यहाँ पर राहु हमारे उस अदृश्य विचारों को प्रस्तुत करता है एवं हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशित करता है।
अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। स्त्री अंडाशय देती है, उसे भी हम शुक्र कहते हैं, और पुरुष के वीर्य, उसे भी हम शुक्र ही कहते हैं। परंतु पुरुष के शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु हमें दिखते हैं उसमें एक मछली सा आकार होता है। वह मछली सा आकार, उसका आगे का हिस्सा हम राहु कहेंगे और उसके पीछे का हिस्सा केतु कहेंगे। दोनों मिलकर एक शुक्र का निर्माण होता है। यह क्रम चलते रहता है और जब दोनों का मिलन होता है संगम से, तो उससे भ्रूण की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति का संदर्भ यहाँ पर हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस प्रकार से होता है और आखिरकार एक भ्रूण तैयार होता है। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर हमें शुक्र का विचार क्यों करना पड़ रहा है। यदि शुक्र बहुत ही बलवान हो तो आपका जैसे विवाह होता है वैसे ही आकर्षण का कारण भी बनता है। वह संतान उत्पत्ति के लिए भी ज़रूरी होता है और इसी के द्वारा हमें संतान की प्राप्ति भी होती है। परंतु केवल शुक्र अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें बुध की सहायता लेनी पड़ेगी। गर्भ अवस्था के अंदर जो शुक्र, जो भ्रूण उस गर्भाशय में पक्के तौर पर चिटक जाएगा तभी तो होगा, तो वह उसी का माध्यम एक नाल तैयार करेगी, जिस नाल के द्वार से हमें गर्भ के उस भ्रूण को अन्न पहुंचाया जा सकता है। अब हम इस दूसरे वक्त में आ गए। पहले हमने विवाह किया, विवाह के लिए आवश्यक जो ग्रह थे उसका विचार भी किया, संबंध बना और संबंध के द्वारा हमें अंडाशय और वीर्य के द्वारा हमें यह भी पता चला कि उसके अंदर दोनों के मिलन से एक भ्रूण तैयार हुआ, जो राहु केतु के रूप में वह था, जिसे हम शुक्र की निर्मिति भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि विषोत्तरी दशा केतु के द्वारा तो शुरू हो गई। केतु को 7 वर्ष दिया गया है और जब भी रज से वीर्य का मिलन यह 7 दिनों के अंदर होता है, 6 से 7 दिनों में, तो यह भी पता चला कि अब तो भ्रूण की निर्मिति का कारण क्या है। कुछ महीनों में शुक्र का प्रभाव उस द्वारा गर्भ में होता है। जैसे विषोत्तरी दशा में केतु 7 वर्ष, उसके बाद शुक्र 20 वर्ष की दशा बताई है। यहाँ पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि शुक्र जो है वह गर्भ के अंदर के सभी वस्तुओं के ऊपर प्रभाव डालता है। शुक्र के बाद आता है रवि, सूर्य, जिसे हम 6 वर्ष की दशा बताते हैं। इसका मतलब यह है कि भ्रूण जब तैयार हुआ तब उसमें वह तेज, वह प्रकाश, वह आत्मा प्रवेश कर गई। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर मन की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर केवल हम यही सोचेंगे कि उस शरीर में मन का प्रभाव नहीं है, केवल जीव प्रवेश किया हुआ है। अब आते हैं हम आगे। हमें यह तो पता चल ही गया है कि उसमें उस जीव का प्रवेश हो चुका है, परंतु उसे संभालना भी तो ज़रूरी है। इसीलिए उस गर्भ अवस्था के अंदर उस भ्रूण के आसपास
उसको संभालने के लिए पानी की थैली हो जाती है, जिसे मेडिकल में क्या कहते हैं आप ढूंढ निकालें। उस पानी की थैली के अंदर वह भ्रूण सुरक्षित रहता है और उसी से उसका विकास भी होता है। अब आगे हम देखेंगे कि यह जो पानी का थैली होती है उसे हम चंद्र कहेंगे, और चंद्र विषुवंतरी दशा में 10 वर्ष की दशा होती है। आगे उस भ्रूण का विकास होता है, उसमें रक्त का गोला ही तो है, तो वह बढ़ते जाता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस प्रकार उसका विकास होते जाता है और शरीर को आकार देने का कार्य भी होते जाता है। तो अब हम इसे मंगल की दशा कहेंगे। मंगल 7 वर्ष की दशा होती है और आगे चलकर वह भ्रूण पूरी तरह से विकसित होने के मार्ग पर होता है। अब यहाँ पर उसके मस्तिष्क का विकास होते जाता है। जैसे हमने बताया कि मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है उस पर राहु का अधिकार होता है, तो यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि 18 वर्ष राहु की महादशा होती है। अब हम आगे चलेंगे कि उस वक्त उसे श्वास की ज़रूरत होती है। आप कहेंगे कि जो भ्रूण है वह विकसित तो हो रहा है, पर उसके नथुने में श्वास तो नहीं जा रहा, तो आप उसे कैसे बताएंगे कि यह श्वास की ज़रूरत कहाँ से पैदा होती है और वह श्वास कैसे लेता है। देखिए, यहाँ पर राहु के बाद गुरु की 16 वर्ष की दशा शुरू होती है, पर यहाँ पर हम भ्रूण पर केवल गुरु की दशा का या गुरु के ग्रह का विचार करेंगे। अब यहाँ पर हमें यह तो पता चल गया है कि श्वास की ज़रूरत तो पूरी करनी पड़ेगी शरीर के अंदर, तो आपको पता ही होगा कि हर रक्त कण के अंदर प्राण वायु का संचार होता है। तो यहाँ पर उसके जो ऑर्गन, जो अवयव श्वास को बना रहे हैं, वह गुरु के द्वारा ही संचालित हो रहा है। अब सवाल यह है कि ये मांस का गोला ही रहेगा या इसमें कुछ आकार भी आएगा। तो यह आकार का काम 19 वर्ष की जो शनि की दशा होती है उसके द्वारा ही वह घटित या क्रमित होता है। उसके हड्डियों के अंदर शनि का निवास निर्मित होता है, बालों के अंदर निवास निर्मित होता है, नाखूनों के अंदर निवास निर्मित होता है। अब आगे हम और एक बात समझेंगे कि यह सब विकास पूरा होने के लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो महत्वपूर्ण होता है बुध, क्योंकि माँ से बच्चे को जुड़ाने वाला बुध यानी वह नाली जिससे बच्चा अपने माँ से जुड़ा हुआ होता है। अब आपके समझ में आ ही गया होगा कि केवल आप एक ही ग्रह के द्वारा किसी के लिए भी संतान प्राप्ति कैसे होगी, यदि यह जानना है तो अगले वीडियो में मैं सविस्तर विस्तार से बताऊंगा आप सभी को, और वह भी उदाहरण के साथ। तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।